नमस्ते प्रणाम। मैं आपका अपना विशु राय हाजिर हूँ जुर्म की दुनिया की एक बेहद ही खौफनाक कहानी के साथ। साथियों, कहते हैं कि जो पति पत्नी और बेटी का जो रिश्ता होता है काफ़ी पवित्र रिश्ता होता है, दुनिया का काफ़ी अनमोल रिश्ता होता है। और माँ और बेटी का जो रिश्ता होता है वह तो बेहद ही खास होता है। माँ और बेटी एक तरह से एक दूसरे की दोस्त भी होती हैं। बेटी हर वो बात माँ से बता देती है जो वह पिता को नहीं बता सकती है। लेकिन साथियों, आज की कहानी में बेटी और माँ दोस्त बनकर तो रहती हैं, लेकिन दोस्ती इतनी गहरी हो जाती है कि वह एक दूसरे के प्रेमी को भी शेयर करने लगती हैं। फिर जो कुछ होता है किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। दरअसल साथियों, एक व्यक्ति का बेरहमी से कत्ल हो जाता है और कत्ल इतना खौफनाक होता है कि उसकी गूंज दूर दूर तक जब लोगों के कानों तक पहुंचती तो लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि हमारे समाज में कैसी कैसी घटनाएं आए दिन देखने सुनने को मिल रही हैं। दोस्तों, शायद ऐसा काश ऐसा नहीं होता। साथियों, मैं बात कर रहा हूं बिहार के भागलपुर की। भागलपुर में एक थाना लगता है, सनहौला थाना के अंतर्गत आज से करीब कुछ दिन पहले एक परिवार में 4 लोग का परिवार था। बेहद हंसता खेलता परिवार में माँ सरिता, बेटी जूली और एक नौजवान लड़का जो ट्रक ड्राइवर का काम करता था, जिसका नाम दयानंद रहता है, और पिता कलकू। 4 लोगों का मात्र छोटा था हंसता खेलता परिवार रहता है। और जो पिता था वह पेशे से एक होटल चलाता था और उस होटल में माँ बेटी भी काम किया करते थे। अब इधर एक दिन बेटा जब दयानंद ट्रक चलाकर घर लौटता है तो वह घर में जाता है, अपनी माँ और अपनी बहन से पिता के बारे में पूछता है तो दोनों अलग अलग जवाब देते हैं। अब पिता को जब बेटे को पिता कहीं दिखाई नहीं देता है तो बड़ा परेशान होता है। परेशान होकर आसपास के लोगों से, ग्रामीणों से पूछताछ करता है, लेकिन लोग बताते हैं कि उसे 2-3 दिनों से किसी ने देखा नहीं है। अब इधर लड़का और परेशान हो जाता है कि आखिर उसके पिताजी कहाँ चले गए। ऐसा तो नहीं है कि किसी ने उनका अपहरण कर लिया है। अब वो काफ़ी परेशान होता है और परेशान होकर पहुँच जाता है पुलिस स्टेशन। और फिर जैसे ही माँ और बेटी को पता चलता है कि बेटा पुलिस स्टेशन गया है शिकायत दर्ज कराने के लिए, माँ और बेटी भी यानी कि सरिता और जूली भी पुलिस के पास पहुंच जाते हैं। और 3 लोग हो जाते हैं, माँ, बेटी और बेटा, तीनों मिलकर शिकायत दर्ज कराते हैं घर के मुखिया कलकू के गायब होने की। अब इधर पुलिस जांच पड़ताल कर ही रही थी कि तभी ग्रामीणों को घर में से आती हुई कुछ दुर्गंध महसूस होती है। अब वो फौरन ही पुलिस को फ़ोन करते हैं और बताते हैं कि पास के घर से आंगन से काफ़ी दुर्गंध आ रही है। अब मौके पे जो थानाध्यक्ष रहते हैं वो अपनी पुलिस टीम के साथ पहुंचते हैं और जब वहां जाते हैं देखते हैं कि घर के अंदर जहाँ दुर्गंध आ रही थी वहाँ ईंट वगैरह रखा हुआ था, मिट्टी वगैरह पड़ी थी। जब मिट्टी वगैरह, ईंट वगैरह जब हटाया जाता है तो साथियों वहाँ एक व्यक्ति की लाश पड़ी हुई थी, सड़ी गली अवस्था में, यानी कि बॉडी को कुछ दिन हो चुके थे। अब पुलिस फौरन ही उस बॉडी को बाहर निकालती है तो ग्रामीण जब पहचान करते हैं तो बताते हैं कि यह तो दयानंद का पिता कलकू है, घर में ही लाश पड़ी हुई थी। और तभी ग्रामीण गुस्सा हो जाते हैं और पुलिस स्टेशन की तरफ निकल जाते हैं। अब रास्ते में कलकू की बीवी सरिता आ रही थी, बेटी जूली आ रही थी। ग्रामीणों का गुस्सा सर चढ़कर बोलने लगता है कि शायद इसी माँ बेटी ने ही कत्ल किया था, लेकिन बात तो कुछ और ही थी। अब ग्रामीण गुस्से में आकर माँ बेटी को बेरहमी से मारते पीटते हैं। कोई चप्पलों से मारता, कोई जूतों से मारता। सभी अपने अपने तरीके से गुस्सा अपना बाहर निकाल रहे थे। किसी तरह से बेटा घर पहुंचता है और जब अपने पिता की लाश को देखता है तो लाश पर रो रो कर उसका बुरा हाल हो जाता है। ग्रामीण सांत्वना देते हैं, बेटे को चुप कराते हैं और फिर पुलिस शक की बुनियाद पर बेटी जूली और पत्नी सरिता को गिरफ्तार करती है और फिर पूछताछ करती है। अब पूछताछ में जो हकीकत
सामने आती है वो और भी शर्मसार कर देने वाली होती है। दरअसल साथियों, कलकू का एक होटल चल रहा था भागलपुर के ही क्षेत्र में। छोटा सा होटल रहता है, माँ बेटी और कलकू तीनों मिलकर काम किया करते थे। अब इधर कलकू बार बार होटल के काम से बाहर जाया करता था, किसी न किसी काम से, कभी आटा लाने तो कभी दाल लाने तो कभी सब्जियां लाने के लिए। और इधर एक ही बेटा, इकलौता बेटा दयानंद ट्रक पर ड्राइविंग करता था और जो पैसे मिलते थे उससे घर पर भी देता था, घर का खर्च भी चलता था, होटल की भी स्थिति सुधरती थी। अब इधर होटल था तो कई लोग आते जाते थे, आए दिन कुछ न कुछ लोग खाना खाने के लिए वहाँ पहुँचते थे। अब इसी तरह एक लड़का जिसका नाम दिनेश रहता है, दिनेश भी एक दिन खाना खाने के लिए जब होटल पर पहुँचता है तो वह देखता है कि होटल पर जो होटल की मालकिन है वह भी खूबसूरत है और जो लड़की बैठी हुई है नौजवान, वह भी काफ़ी खूबसूरत है। अब आए दिन लड़की और एक महिला को देखकर वहाँ अक्सर खाना खाने के लिए जाने लगता है। एक दिन जब खाना खाता है, बातचीत करता है, तो उसकी माँ से कहता है कि आज तो मेरे पास पैसे नहीं हैं, अगर आप चाहें तो मैं कुछ और दे सकता हूँ, मेरा फ़ोन रख लीजिए, पैसा मैं कल दे दूँगा। तभी बेटी मुस्कुराते हुए कहती है कि नहीं, आप जाइए, आप कल आकर पैसा दे दीजिएगा। अब लड़के की बात यानी कि जूली की और प्यारी सी बात उसके दिल में समा जाती है। अब वो कल आता है, अगले दिन आता है, पूरा पैसा देता है और बताता है ये कल जो मैंने खाना खाया था, जो ये उधार का पैसा है, ये अभी आप रख लीजिए। अब माँ भी काफ़ी बातचीत करने लगती है धीरे धीरे। अब आते जाते दोनों की, माँ और बेटी की, दिनेश से दोस्ती हो जाती है। अब एक दिन जब वह आता है खाना खाने के लिए तो फ़ोन नंबर लेकर जाता है जूली से और फिर जूली से बातचीत करने लगता है और जूली अब उसकी दीवानी हो जाती है, प्यार में पड़ जाती है। इधर दिनेश भी उसके चाहत में बेकरार हो जाता है और फिर अब कमरे पर जाने लगता है, यानी कि होटल में के पास जो कमरा था उसमें जाने लगता है और अब अंदर बैठकर खाना मंगवाता था, खाता था। और एक दिन जब वह जाता है तो जूली को अंदर बुलाता है और फिर बातचीत करते करते उसके साथ अश्लील हरकतें करने लगता है। और जब जूली उसे नहीं रोकती है तो फिर वह जूली के साथ अतरंग खेल खेलने लगता है और जूली भी उसका साथ देने लगती है। अब इधर आए दिन लड़की के प्यार में पड़कर, जूली के प्यार में पड़कर, अब दिनेश जब भी समय मिलता था भागता हुआ होटल की तरफ जाता था और फिर जब कलकू यानी कि उसका पिता नहीं रहता था तो लड़की के साथ अंदर कमरे में अतरंग खेल खेलता था और इधर उसकी माँ को सब कुछ पता था। अब एक दिन बातचीत करते करते अब जो उसकी माँ रहती है वो देखती है कि बेटी का जो प्रेमी है दिनेश, वह उसकी बेटी के साथ अंदर कमरे में है और कमरा बंद है, तो सब कुछ समझ जाती है। बाहर जब बेटी आती है उसे पूछती है तो बेटी शर्माती है, कुछ बताने की कोशिश नहीं करती। लेकिन दिनेश से जब बातचीत करती है तो एक दिन जूली की जो माँ है सरिता, वो उसे फ़ोन करती है, दिनेश से कहती है कि देखो मैं तुम्हारी सारी बात जानती हूँ और मैं भी तुम्हें चाहने लगी हूँ, मैं भी तुम्हारे साथ समय व्यतीत करना चाहती हूँ। अब दिनेश को लगता है कि यह तो सोने पे सुहागा हो चुका है, अब तो बेटी के साथ माँ भी मिल जाएगी, अब तो उसका काम और भी अच्छा होगा। अब वो होटल के पैसे नहीं देता था, अब वो कमरे में जाता था तो कभी सरिता के साथ तो कभी जूली के साथ शारीरिक संबंध बनाया करता था। अब इसी तरह आज से 1 महीना पहले ठीक जब वह होटल में खाना खाने के लिए जाता है और फिर बाहर बैठी रहती है उसकी बेटी और फिर जूली की माँ सरिता अंदर खाना खिलाने के लिए लेकर जाती है और वहाँ कमरे में बैठकर खाना खिला रही थी और फिर उसके साथ खाना खिलाने के बाद आपत्तिजनक स्थिति में आ जाती है, शरीर पर एक भी कपड़े नहीं रहते और तभी कहीं से अचानक से कलकू आ जाता है। कलकू बेटी से पूछता है कि माँ कहाँ है, तो बेटी बताती है कि माँ तो यहीं थी, कहीं गई होगी। फिर कमरे में जब कलकू जाता है तो बेटी परेशान होने लगती है। बेटी बताना चाहती थी, बचाना चाहती थी, लेकिन वो बचा नहीं पाती है। इधर उसका पिता जब कमरे में अंदर जाता है तो देखता है एक होल रहता है कमरे के पास, तो वहाँ से देखता है कि उसकी पत्नी किसी गैर मर्द के साथ नग्न अवस्था में एक दूसरे के साथ लिपटे हुए हैं, आपत्तिजनक स्थिति में हैं।
साथियों जब यह देखता है तो वह आग बबूला हो जाता है और फिर वहाँ से चला जाता है। दिनेश काफ़ी ताकतवर इंसान रहता है, यानी कि पैसा भी था उसके पास और दबंग रहता है। अब कलकू समझ नहीं पा रहा था कि वह करे तो करे क्या करे। उसकी पत्नी तो उसे धोखा दे रही है, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि उसकी बेटी भी उसे धोखा दे रही है। अब साथियों, माँ और बेटी अपने पिता और अपने पति को दोनों मिलकर धोखा दे रहे थे और किसी गैर मर्द के साथ उनका संबंध चल रहा था। अब इधर कलकू रात होती है जाता है और जाकर अपनी पत्नी से कमरे में बात करता है और कहता है कि आज दोपहर में कौन वह मर्द था जिसके साथ तुम बातें कर रही थी। अब जैसे ही यह बात सरिता सुनती है, उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो इधर उधर की बातें करने लगती है, लेकिन तभी कलकू कहता है कि आने दो बेटे को, मैं सारी बात बताऊंगा। तुम क्या कर रही हो? तुम गैर मर्द के साथ पति के रहते हुए अंदर कमरे में जो कुछ कर रही थी वो मैंने अपनी खुली आंखों से देखा है। अब सरिता और उसके बीच थोड़े बहुत झगड़े होते हैं। किसी तरह से जूली समझा बुझाकर झगड़े को खत्म कराती है, लेकिन बात बात पर झगड़े करने लगता है कलकू। अब अपने पत्नी से चिढ़ने लगता है। अब उसके दिमाग में जहन में यह बात चल रही थी कि उसकी पत्नी बेशर्मी की हदों को पार कर चुकी है। लोगों को पता चलेगा तो लोग क्या सोचेंगे। फिर एक दिन जाता है, झगड़े करता है और कहता है कि आज के बाद दिनेश को मना कर देना कि होटल पर आने की ज़रूरत नहीं है। अब उसकी पत्नी दिनेश को फ़ोन करती है और कहती है कि देखो, मेरे जो पति हैं कलकू, उन्होंने तुम्हें होटल पर आने के लिए मना किया है। वो आए दिन मुझसे झगड़ा कर रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूं। तभी तीनों प्लान बनाते हैं। बेटी जूली, माँ सरिता और इधर उसका प्रेमी दिनेश, तीनों फ़ोन पर ही प्लान बनाते हैं और कहते हैं कि ठीक है, अगर तुम कह रही हो तो मैं नहीं आऊँगा। लेकिन बेटी जूली कहती है कि नहीं, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह पाऊँगी, तुम्हें आना ही होगा। और इधर माँ भी कहती है कि नहीं बेटा, तुम्हें आना ही होगा। एक तरफ बेटा भी कहती थी और एक तरफ रूम भी शेयर करती थी। अब इधर दिनेश बातचीत करता कहता है कि मैं आऊँगा तो तुम्हारा पति नाराज़ होगा, आए दिन झगड़े होंगे, मैं नहीं चाहता हूँ कि झगड़े हों। लेकिन फिर जैसे ही जूली की आवाज़ सुनता है, उसके दिल में 420 वोल्ट का करंट दौड़ने लगता है। अब वो सोचता है कि जो भी करना होगा मैं करने के लिए तैयार हूँ। कहता है कि बताओ करना क्या है, आगे क्या करना है। अब इधर उसकी पत्नी अपने बेटी से बातचीत करती है और दोनों तैयार हो जाते हैं। कहते हैं एक काम करो, कल तुम मेरे घर यानी कि होटल पर आओ और जैसे ही मैं इशारा करूँगी तुम मेरे कमरे में आना। अब इधर लड़का सुबह का समय रहता है, माँ से कहता है कि माँ, मैं ट्रक के साथ जा रहा हूँ, शायद 1-2 दिन लग ही जाएंगे मुझे। अब माँ कहती है ठीक है बेटा तुम जाओ। बहन जूली भी कहती है ठीक है भाई तुम जाओ, कोई बात नहीं, हम लोग देख लेंगे, पिताजी घर पर हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सब कुछ सही चल रहा था। अब इधर बेटा भी बाहर चला जाता है, घर पर कोई नहीं रहता। कल कुछ सामान लेकर जब शाम को लौटता है तो इधर दिनेश अंदर कमरे में पहले से मौजूद था। अब कलकू को भनक लगती है कि कहीं दिनेश कमरे में तो नहीं है। बेटी कहती है कि अंदर जाकर देखो। पिता जब कलकू अपने बेटी से पूछता है कि माँ कहाँ है, तो वह कहती है कि आंगन में है, जाकर देखो। अब जैसे ही अंधेरा होता है, बेटी होटल को बंद कर देती है। होटल बंद हो जाता है। अब होटल बंद देखकर लोग वहाँ से चले जाते हैं। अब वहाँ कोई नहीं रहता, सन्नाटा होता है। और सन्नाटा होते ही जैसे ही कमरे में कलकू आराम करने लगता है और वहीं नीचे दिनेश छुपा रहता है। जैसे ही आराम करता है और फिर कलकू बातचीत करने लगता है कि आजकल दिनेश कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, कुछ पता नहीं है, क्या वो सचमुच में नहीं आएगा। तभी उसकी पत्नी कुछ बोलती है और फिर दोनों में हाथापाई होने लगती है। और देखते ही देखते दिनेश, जूली और सरिता तीनों मिलकर, माँ बेटी और प्रेमी तीनों मिलकर उसका गला रेत देते हैं। धारदार हथियार से गला रेत देते हैं और फिर खून वगैरह साफ करके वहाँ बैठकर अब सोचते हैं कि आखिर किया क्या जाए। कत्ल तो उन्होंने कर दिया है, लेकिन बॉडी को छुपाया कहाँ जाए, पता न चले किसी को, पुलिस को भी भनक न लगे। अब इसके लिए किया क्या जाए। अब इधर साथियों वह घर के आंगन में ही एक गड्ढा खोदते हैं और गड्ढा खोदने के बाद माँ बेटी और आशिक तीनों मिलकर गड्ढे में उसकी बॉडी को दफन कर देते हैं और ऊपर से मिट्टी डालकर जो ईंट पत्थर पड़े हुए थे उसको ऊपर से डाल देते हैं कि किसी को पता नहीं चलेगा। लेकिन
कहते हैं कि अपराधी चाहे कितना भी शातिर क्यों ना हो, एक ना एक दिन पकड़ा ही जाता है। और इस तरह के हवस के भूखे माँ बेटी जैसे गंदे लोग समाज में जरूर पकड़े जाते हैं। और साथियों, फिर पुलिस जब उनकी बातों को सुनती है, दयानंद बेटा जब उनकी बातों को सुनता है, माँ और अपनी बहन की बातों को सुनता है, तो उसका सर झुक जाता है और गुस्से में लाल हो जाता है और माँ और बेटी को मारने के लिए जाता है, लेकिन पुलिस उसे पकड़ लेती है और माँ और बेटी को पुलिस गिरफ्तार कर कत्ल के जुर्म में जेल भेज देती है और दिनेश के फरार हो जाता है। फिलहाल पुलिस उसे गिरफ्तार करने के लिए छापेमारी कर रही है ताकि उसका आशिक दिनेश भी पकड़ा जाए और वह जेल के सलाखों के पीछे हो, ताकि जो उसका स्वार्थ था माँ और बेटी के साथ वह सलाखों के पीछे गुजरे और उसे भी सबक मिलना चाहिए, उसे भी पता चलना चाहिए कि गलत काम का क्या नतीजा होता है और अपराध करने का नतीजा क्या होता है, अंजाम क्या होता है। तो साथियों, जब यह घटना लोगों को न्यूज़ मीडिया के माध्यम से पता चलती तो लोग बड़े हैरान थे। भला एक माँ और बेटी एक दूसरे के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? ये तो बहुत पवित्र रिश्ता है। लेकिन साथियों, कलयुग चल रहा है और हवस के भूखे लोग कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। तो सतर्क रहिए, जागरूक रहिए। और इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य भी आपको जागरूक करना है, किसी को हैरान करना या परेशान करना नहीं है, किसी को भावनाओं को आहत करना नहीं है। तो साथियों, चलते चलते कुछ साथियों ने कमेंट किया है, जिन्होंने अपनी राय भी दी है और प्यार भी दिया है, जिसमें डॉक्टर मुकेश राज जी हैं, सुनील चौधरी जी हैं सेंट्रल जेल बीकानेर से, उन्नाव के रहने वाले हैं राहुल मौर्य, उन्नाव यूपी से हमारी कहानी को देखते हैं और अच्छा कमेंट भी करते हैं, अपना सुझाव भी देते हैं। अभय कुमार हैं, गोरखपुर गोला बाजार से हमारी कहानी को देखते हैं। शशांक राय हैं या लखनऊ से हमारी कहानी को देखते हैं। हिमांशु राय हैं कि अभी उत्तर प्रदेश प्रयागराज से हमारी कहानी को डेली देखते हैं और अपनी राय भी देते हैं। और साथियों, कहानी में कोई कमी लगती है या फिर और आपके क्षेत्र में अगर कोई घटना घटती है, मैं तो चाहूँगा कि कभी ऐसी घटना ना घटे, लेकिन कोई न्यूज़ हो तो आप सभी साथी हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट पर मुझे फॉलो कर उस न्यूज़ को भेज सकते हैं। मैं आपके क्षेत्र की भी जो भी खबरें हैं मैं उसे ज़रूर लेकर आऊँगा। तो साथियों, अपना प्यार दीजिए, अपना सपोर्ट दीजिए। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।